हेलो एवरीवन, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इफ अ पर्टिकुलर फर्म इज फेसिंग अ प्राइस व्हिच इज ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बट लेस देन एवरेज कॉस्ट देन। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सबसे पहले तो हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हैं और यहाँ हमारा प्राइस किससे ज़्यादा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, बट किससे कम है, एवरेज कॉस्ट से। देखो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इफ इन केस हमें ये जानना है कि हमारी फर्म कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू कर दे प्रोडक्शन, तो उसके लिए दो चीज़ है। एक शॉर्ट रन में हम ये देखते हैं कि क्या हमारा प्राइस ग्रेटर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अगर हमारा प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं, तो उस केस में शॉर्ट रन में हम प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। एंड लॉन्ग रन में हम ये देखते हैं कि क्या हमारा प्राइस ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट से, क्योंकि अगर हमारा प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हम वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ एडिशनल रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रहे हैं टू पार्शली और इंटायरली कवर द फिक्स कॉस्ट, सो दैट हम अपने फिक्स कॉस्ट को भी कुछ पोर्शन तक कवर कर पाएँ। क्लियर। लॉन्ग रन में हम ये चाहते हैं कि हम अपना वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट दोनों कवर कर ले जाएं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की कवरेज से कुछ नहीं होगा। और शॉर्ट रन में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लेते हैं ना, तो हम अपना बिजनेस कंटिन्यू कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कोचिंग सेंटर का। लेट्स से मेरी अपनी कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ स्टार्टिंग में फॉर 2-3 मंथ्स हम क्या देखेंगे कि जो मेरा प्रिंटिंग का खर्चा आ रहा है, जो मेरा स्टेशनरी का खर्चा आ रहा है, जेरोक्स का खर्चा आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है, एटलीस्ट वो हम बियर कर पाए। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट है और अगर हम वो कवर कर लेंगे तो उस केस में हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। बट लॉन्ग रन में जैसे फॉर 1 ईयर 2 ईयर 1-2 साल बाद हम क्या कोशिश करेंगे कि हमने उसमें जितनी भी फिक्स कॉस्ट है जैसे पर मंथ रेंट वो भी कवर कर पाए, क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन में उसको भी कवर कर पाएंगे तब तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा, अदरवाइज बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो अब अगेन क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमसे सिंपल सी चीज बोला था कि प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो ज़्यादा है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है, बट लेस है किससे, एवरेज कॉस्ट से। इसका मतलब हम वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर रहे हैं, बट क्या फिक्स कॉस्ट का कोई भी पोर्शन कवर कर पा रहे हैं? नहीं, फिक्स कॉस्ट का कोई भी पोर्शन हम कवर नहीं कर पा रहे हैं और इसका मतलब हमारा जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं किस में होगा, लॉस में। क्लियर। तो उसका देखो करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट, द फर्म इज रिकवरिंग द इंटायर वेरिएबल कॉस्ट बट नॉट कवरिंग सम पार्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड इज फेसिंग लॉसेस। क्लियर। और यही अगर प्राइस हमारा एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता तो हम क्या मानते कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है एंड फिक्स कॉस्ट चाहे तो इंटायरली चाहे तो फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन हमारी फर्म या हमारी कंपनी कवर कर पा रही है। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, अंडर द किन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड इनकम द मॉनेटरी पॉलिसी शैल बी लेस इफेक्टिव इफ। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कब लेस इफेक्टिव होगी? जब इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, जब इंटरेस्ट रेट राइज करेगा। इन्वेस्टमेंट डिमांड इज इनइलास्टिक और इन्वेस्टमेंट डिमांड इज इलास्टिक। देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेस इफेक्टिव। अब देखो अगर ये इनइलास्टिक है, इसका क्या मतलब कि इफ इन केस प्राइस इतनी है तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर प्राइस फॉल करेगी तो इन्वेस्टमेंट राइज तो करेगी, बट कितनी? अगर प्राइस फॉल करी है 10% से तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ राइज करेगी 5% से, है ना। तो इस केस में होगा क्या कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो लेस इफेक्टिव होगी। मतलब मनी से रिलेटेड आप कोई भी पॉलिसी इस केस में निकालो, क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी? क्या उससे ज़्यादा रिटर्न आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी प्राइस हम कम भी करें तो भी तो लोग कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेर इन देयर इज। अब देखो ओलिगोपोली बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहाँ कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, दैट इज फ्यू सेलर्स होते हैं, बायर्स नो डाउट बहुत सारे होते हैं, एंड ये जो फ्यू फर्म्स है इनके बीच में ही कंपटीशन होता है। बट ये कंपटीशन कभी भी प्राइस का नहीं होता। क्यों? जैसे इफ इन केस मान लो आप कोल्ड ड्रिंक मार्केट देखो तो हर किसी की कोल्ड ड्रिंक ऑन एन एवरेज 12 to 15 के बीच में होगी, तो उनका जो कंपटीशन है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि उनका कंपटीशन इससे होता है कि कौन कितना मार्केट बना पाएगा। आप चाहे कोका कोला ले लो, चाहे पेप्सी ले लो, चाहे थम्सअप ले लो, सबका ऑलमोस्ट रेट क्या होता है, सेम होता है। बट उनका जो आपस में कंपटीशन होता है वो किस चीज़ का कंपटीशन होता है कि कौन कितना मार्केट कवर कर पाएगा, कौन कितना यूनिट सोल्ड कर पाएगा। क्लियर। तो देख लेते हैं, इंटेंस कंपटीशन अमंग फ्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री। करेक्ट है, क्योंकि फ्यू फर्म्स ही होते हैं ओलिगोपोली में।
फर्म्स कुड बी प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ये भी करेक्ट है क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट ओलिगोपोली में सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट, फर्म्स रिकॉग्नाइज इंटरडिपेंडेंस इन देयर डिसीजन मेकिंग। अब देखो ये तो होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है डिसीजन मेकिंग में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं या फ्यू फर्म्स हैं, और जब फ्यू फर्म्स हैं, फ्यू कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उस केस में आपको जब भी डिसीजन लेना होता है ना, तो आपको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। अब बेसिकली जब सेलर्स कम है तो उस केस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, दैट इज इंटेंस कंपटीशन होगा। तो उस केस में हर एक सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। क्लियर? तो अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो रिलेटेड टू प्राइस और आउटपुट, तो नो डाउट आपको अपने राइवल कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना होता है। एंड सेम उनके साथ भी ये होता है कि अगर वो प्राइस आउटपुट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनको आपको भी कंसिडर करना होता है, क्योंकि जब फ्यू सेलर्स हैं तो हर एक सेलर मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट, फर्म्स में एंटर इनटू ओवर्ट और टैसिट कार्टल्स। तो देखो बेसिकली अगर हम लोग टैसिट की बात करें या कार्टल्स की बात करें तो इसमें होता क्या है ना कि अब देखो बेसिकली टैसिट की बात करें तो ये एक अनस्पोकन एक्शन होता है ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स के बीच में, जहाँ पे वो मिनिमाइज करते कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, मतलब वो लोग आपस में कोई बात नहीं करते, कहीं कुछ रिटन नहीं होता, बट ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हाँ ठीक है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स है उसको हम थोड़ा कम करेंगे, जैसे प्राइस कटिंग नहीं करेंगे या किसी दूसरे के मार्केट को कवर नहीं करेंगे। ये क्या है? एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं कुछ रिटन नहीं होता। और कार्टेल मतलब सिंपली, कार्टेल मतलब एक ग्रुप होता है ऑफ फर्म्स जो कि साथ में आते हैं, दैट गेट टुगेदर टू मेक आउटपुट एंड प्राइस डिसीजन। यहाँ पे ये लोग बोल करके बताते हैं कि भाई हम लोग इतना आउटपुट कवर करेंगे और इसी प्राइस पे मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये दोनों चीज़ पॉसिबल है ओलिगोपोली मार्केट में, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में टैसिट भी है और कार्टेल्स भी है। टैसिट मतलब सिंपली, अब हम फिर से बता रहे हैं कि टैसिट मतलब जब आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिटन, सीधे सीधे दो लोगों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ दूसरे का मार्केट हमको नहीं कवर करना है या कोई प्राइस कटिंग नहीं करनी है। और कार्टल्स मतलब सिंपली जहाँ पे लोग ग्रुप बना लेते हैं फर्म्स का और वहाँ ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप इतना आउटपुट बेचना, हम इतना आउटपुट बेचेंगे और इसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेचेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ओलिगोपोली मार्केट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जहाँ ये चारों ऑप्शन दिया हो, ये बेसिकली 1 2 3 4 नहीं है, ये है ABCD। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 ABCD ओनली, कि चारों ही ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? इन ओलिगोपोली मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स आर मोस्ट फाइनेंशियली हर्ट अंडर कंडीशंस ऑफ अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। अब देखो बेसिकली अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन क्या होता है, इसका मतलब समझ लेते हैं। अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन मतलब होता है जहाँ पे हमारे प्राइस लेवल में जो इंक्रीज हो रहा है वो फास्टर पेस से हो रहा है देन एक्सपेक्टेड। जैसे इफ इन केस मान लो हमने 5% का इन्फ्लेशन सोचा था और मार्केट में 10% का इन्फ्लेशन हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। क्लियर? हमने एक लेक्चर में इसको पूरा कवर किया था, पूरा समझाया था कि अगर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन होता है तो फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा गेन किसको होता है? डेटर्स को। क्लियर? तो नो डाउट हर्ट कौन होगा सबसे ज़्यादा? क्रेडिटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज कनकेव फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज ऑफ। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से कनकेव बनता है, ये तो हम सबको पता है, पर इसके कनकेव होने का रीज़न क्या है? इसके कनकेव होने का रीज़न है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो सिंपली क्या होता है कि जैसे जैसे हम पीपीसी में नीचे की तरफ मूव करते हैं, अगर हमें एक एडिशनल यूनिट बनाना है एक गुड का, तो नो डाउट हमें दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करना होगा। जैसे फिर इन केस मान लो ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ए अभी हम इतना बना रहे थे तो बी इतना बन रहा था। जैसे ही हमें बी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, हम क्या करेंगे? ए को सैक्रिफाइस करेंगे। तो सिंपली बी की एक यूनिट बनाने के लिए हमें ए का ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रिफाइस करना होगा। क्लियर? तो जैसे जैसे पीपीसी में हम नीचे की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सिंपली क्या? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर हम बी नहीं बनाते तो हम क्या बनाते? ए। क्लियर? और इसी की वजह से हमारा पीपीसी कर्व बनता है कॉनकेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता दें कि पीपीसी कर्व कई बार हमारा स्ट्रेट लाइन भी बनता है, और ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब दो प्रोडक्ट्स हमारे किस तरीके के होंगे? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हों। क्लियर? तो उस केस में हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कैसा बनेगा? कॉन्स्टेंट। क्लियर? और कॉन्स्टेंट बनने का रीजन सिंपली क्या होगा कि ये दो प्रोडक्ट्स कैसे होंगे? सब्स्टिट्यूट्स। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए हम ये पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट,
वन पॉसिबल कॉज ऑफ स्टैगफ्लेशन इज, अब देखो स्टैगफ्लेशन एक बेसिकली ऐसा इन्फ्लेशन है जो कि गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक की वजह से होता है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक क्या करती हैं कि बेसिकली वो एक्सपैंड कर देती हैं मनी सप्लाई को मार्केट में, और एट द सेम टाइम बाकी तरह की जितनी भी सप्लाई है वो उसको कंस्ट्रेन कर देती हैं, दैट इज उस पर रोक लगा देती हैं। क्लियर? तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंसीज प्रिंट करता है, और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वो बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं स्टैगफ्लेशन में। और स्टैगफ्लेशन मतलब सिंपली जहाँ पे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और साथ ही साथ ये इन्फ्लेशन भी क्रिएट करता है। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक बेसिकली मनी सप्लाई तो बढ़ाते हैं पर बाकी हर तरह की सप्लाई वो क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, the price of good rises from 4 to 5 per unit and the quantity demanded for that good contracts from 100 to 80, मतलब प्राइस बढ़ गया और डिमांड घट गई। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड इन एब्सोल्यूट टर्म्स इज, अब देखो अगर क्वेश्चन में हमसे एब्सोल्यूट टर्म्स पूछा है या एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है तो सिंपली ये कहना चाहता है कि जो नेगेटिव साइन है उसको आपको इग्नोर करना होगा। क्लियर? और हम सबको पता है कि डिमांड एंड प्राइस में किस तरह का रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन। तो मेंशन हो या ना हो, हमें तो पता है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन, दैट इज नेगेटिव रिलेशन। क्लियर? बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेशन करना है तो एब्सोल्यूट टर्म्स और वैल्यूज का मतलब सिंपली क्या होता है? जहां पे हमें नेगेटिव साइन इग्नोर करने बोल रहा है। अब देखो क्योंकि इसमें कोई मेथड मेंशन नहीं किया है कि वो प्राइस इलास्टिसिटी से करना है, दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से और आर्क इलास्टिसिटी मेथड से, तो सिंपली अब आपके पास ऑप्शन है, हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करेंगे। रीजन बीइंग आर्क इलास्टिसिटी मेथड ज़्यादा यूजफुल है इन कंपैरिजन टू प्राइस इलास्टिसिटी मेथड। तो हम यूज करेंगे आर्क इलास्टिसिटी मेथड और हम ईडी फाइंड आउट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ फॉर्मूला क्या है? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2। क्लियर? अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई है। Q1 क्या है? 100 और Q2 क्या है? 80। दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आएगा और Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा? 180 मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 कितना हो गया? 4 प्लस 5 9 एंड 4 माइनस 5 इज -1। अब देखो क्योंकि हमें माइनस को कंसिडर नहीं करना है और उसका सिंपल रीजन क्या है कि हमसे क्वेश्चन पूछा है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हम क्या करेंगे? इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। देखो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1, क्योंकि हमने माइनस को इग्नोर कर दिया है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी स्लगिश व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज बिकॉज, अब देखो स्लगिश मतलब क्या होता है? स्लो मूविंग और इनएक्टिव, की जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है वो चाहे तो इनएक्टिव हो गई या फिर उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। ये कब होगा? ये तब होगा जब इंटरेस्ट रेट राइज करेगी, क्योंकि सिंपली देखो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे कि मार्केट से लोन कम लेंगे, कम से कम प्रोजेक्ट में वो पैसे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, दैट इज उनको जो पेमेंट करना है उस मनी पे, जो वो क्रेडिट ले रहे हैं मार्केट से, वो राइज हो गया है, तो नो डाउट वो कम से कम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1। फर्म्स विल इन्वेस्ट इन फ्यूअर प्रोजेक्ट्स विथ फ्यूचर पे ऑफ्स दस लिमिटिंग ग्रोथ, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग कम से कम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और अगर कम से कम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए तो ग्रोथ खुद ब खुद लिमिट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, फॉर अ मोनोपोली फर्म अंडर कंडीशंस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम earning just normal profit, the following relationship holds true between price and marginal cost। अब देखो अगर मोनोपोली फर्म की हम बात करें और दूसरा हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में बात करें तो नो डाउट हम नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, एज वेल एज लॉस भी अर्न कर सकते हैं। अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें इसका मतलब हमारा एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा एवरेज रेवेन्यू के। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसका मतलब एवरेज कॉस्ट कम होगा किससे? एवरेज रेवेन्यू से। और अगर लॉस में इसका मतलब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा एवरेज रेवेन्यू से। क्लियर? अगर रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो नो डाउट हम किस सिचुएशन में होंगे? लॉस सिचुएशन में होंगे। क्लियर? तो देख लेते हैं हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो है प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट।
अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट पूछा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे कहीं पे भी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट नहीं पूछा है, बल्कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट पूछा है। तो देखो सिंपली अगर हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें इन मोनोपोली फर्म, तो जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसे, ये MR कर्व है और ये AR कर्व है। लेट्स से ये हमारे पास प्राइस गिवन है। अब क्योंकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो ये प्राइस है और इसमें हमने जो एक सिचुएशन बताई वो बताई कि हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व बना। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू क्या है, इक्वल है। और मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से बनता है क्योंकि अगर हम लोग फर्म के इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात करें तो फर्म के इक्विलिब्रियम सिचुएशन में दो चीज़ देखी जाती है कि MR इज इक्वल टू MC, जो कि देखो आ रहा है MR इज इक्वल टू ये MC यहाँ पे, एंड MC कर्व हमेशा बिलो से कट करेगा, नीचे से कट करेगा किसको, MR कर्व को। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। क्लियर। तो अब देखो इस सिचुएशन में जो हमारा प्राइस है वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, वो हमेशा ज़्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से। क्लियर। किस सिचुएशन में, नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, अ बेसिक अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट इज, बेसिकली लर्न करने वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट कि प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल, कि जब हम उसको जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल शैल कॉज, अब देखो अगर एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो ये तभी अकर करता है जब इंडस्ट्री ग्रो करती है इन साइज। क्लियर। और अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मतलब रैपिडली ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होंगी, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम राइज होगी, और इसकी वजह से जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या होता है, राइज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैन बी कॉज्ड बाय, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कब इंक्रीज होगा, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एन इंक्रीज इन टैक्सेस, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। नहीं, सप्लाई कर्व सिर्फ तब बढ़ेगा जब पॉपुलेशन में लिटरेसी लेवल्स बढ़ेंगे। अगर लिटरेसी लेवल इंक्रीज होगा तो सिंपली लोग एजुकेटेड होंगे, अगर वो एजुकेटेड हैं वो ज़्यादा अर्न करेंगे, और अगर अर्न करेंगे तो मार्केट में वो डिमांड कर पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। Next, which of the following conditions are to be satisfied for a market structure to be termed as monopoly? अब देखो मोनोपोली में क्या होता है कि बेसिकली सिंगल सेलर होता है, और यहाँ जो प्रोडक्ट सेल होता है ना उसका मार्केट में कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता। तो देयर इज ओनली वन सेलर, येस, द सेलर प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, करेक्ट। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, क्या कोई भी एंट्री कर सकता है, नहीं, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सिंगल सेलर है, तो जब सिंगल सेलर है तो एंट्री और एग्जिट की बात ही नहीं होगी। क्लियर। एंड लास्ट वन इज अ मोनोपोली फर्म हैज एन अपवर्ड राइजिंग सप्लाई कर्व। नो, इसका मोनोपोली का जो सप्लाई कर्व होता है ना वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि वो अकेला होता है मार्केट में सेल करने वाला, तो उसका सप्लाई कर्व कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो सिंपली उनका जो सप्लाई कर्व है ना वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होता, और उसका सिंपल रीजन ये है कि एक सिंगल सेलर है मार्केट में सेल करने के लिए, तो उसकी सप्लाई कभी भी कोई फिक्स पैटर्न शो नहीं करती। क्लियर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या हम कह ले ABCD, इसको कर लो, ये 3 पॉइंट तो एग्जिस्ट करता है, बट क्या D एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ABC ओनली। नेक्स्ट, एन एडवर्स सप्लाई शॉक, जो अगर एडवर्स सप्लाई शॉक होने वाला है तो क्या हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, नहीं। क्या हम उसके लिए कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट इस केस में होगा क्या कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड बट डिक्रीजेस एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट, what describes the most appropriate relationship between social cost, private cost and external cost in context of negative externalities of production? अब देखो ये तीनों कॉस्ट अलग अलग होती है। जैसे बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट जो प्रोड्यूसर्स को पड़ती है वो क्या होती है, जो फर्म पे करता है किसी भी कैपिटल इक्विपमेंट को और असेट को परचेज करने के लिए और लेबर्स को हायर करने के लिए और रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। तो बेसिकली आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जहां आप किसी आउटसाइडर को पेमेंट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, लेबर या कैपिटल असेट परचेज करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। अच्छा,
तो एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड कहीं पे भी फर्म का जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना, उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया जाता। बट जो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए की गई कॉस्ट होती है। जैसे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल कराना, तो ये किस तरह का खर्चा हो गया? ये हो गया एक्सटर्नल कॉस्ट। ये कहीं भी फर्म के इनकम स्टेटमेंट पे नहीं होगी कि फर्म ने ये खर्चा किया है, बट स्टिल उनको ये खर्चा करना होता है, क्योंकि अगर उस फर्म की वजह से कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूट हो रहा है तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो वाटर को पोल्यूट होने से रोके और वाटर को क्लीन कराए। ये खर्चा भी उन्हीं का है, बट ये इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं होता। क्लियर? तो प्राइवेट कॉस्ट सिंपली वो कॉस्ट है जो फर्म आउटसाइडर को पे करती है रॉ मटेरियल लेबर परचेज करने के लिए, और एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करती, बट स्टिल ये उनका खर्चा है, जैसे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल कराना। क्लियर? बट अगर हम इन दोनों खर्चों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? सोशल कॉस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कॉस्ट किसके लिए हो रहा है? सोसाइटी सर्व करने के लिए। क्लियर? तो जो इसका फॉर्मूला बनता है वो है सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एक्सपेंशनरी फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। अब देखो बेसिकली जब हम लोग एक्सपेंशन फेज में होता है ना, तो सारी चीज़ें राइज करती हैं, फिर चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, हर एक लेवल क्या होगा? राइज होगा। देखो हमारे पास ऑप्शन दिया है रियल जीडीपी डिक्लाइंस, इन्फ्लेशन राइजेस। जीडीपी राइज हो रहा है पर अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है, बल्कि यहाँ पे एक्सपेंशन फेज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? रियल जीडीपी राइजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, इंटरेस्ट रेट राइज एंड नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर राइज। यहाँ बिजनेस फेलियर नहीं होता बल्कि बिजनेस सक्सेस होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd, कि रियल जीडीपी बढ़ेगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फॉल होगी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट राइज करेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटेटिव फर्म एडवर्टाइजेस इन ऑर्डर टू। अब देखो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव फर्म में बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे इन केस मान लो कोई कोलगेट सेल कर रहा है तो कोई पेप्सिडेंट और कोई डाबर, बट वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि नो डाउट प्राइस में हर किसी का प्रोडक्ट वैरी कर रहा होता है, क्वालिटी में वैरी कर रहा होता है, पैकेजिंग में भी वैरी कर रहा होता है। वैरी नो डाउट वो हर केस में कर रहा होता है, बट बेसिकली सबका काम क्या है? सबका सब क्या है? टूथपेस्ट ही है ना? तो हम उसका एडवर्टीजमेंट इसलिए करते हैं सो दैट हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, हमारा जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या है? रिड्यूस इंडस्ट्रीज बैरियर टू एंट्री, शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट टू द लेफ्ट, इंक्रीज इन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd, कि मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। आप एडवर्टीजमेंट ही इसलिए करते हो ताकि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सको। क्लियर? तो एडवर्टीजमेंट क्यों होता है? सो दैट आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट, इनिशियली अ कंट्री इज इन नो ट्रेड सिचुएशन। स्टार्टिंग में हमारी कंट्री किस सिचुएशन में थी? नो ट्रेड सिचुएशन में, कि ना कोई परचेज होगा ना कोई सेल होगा, दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा। एंड देन दिस कंट्री डिसाइड्स टू अलाउ इम्पोर्ट्स ऑफ अ गुड। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब कंट्री सेटल हो गई तो कंट्री ने ये डिसाइड किया कि चलो हम बाहर से गुड्स परचेज करने के लिए अलाउ करते हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट मतलब अपना गुड्स बाहर बेचना और इम्पोर्ट मतलब बाहर से गुड्स मंगवाना। अब खुद सोचो इसका रिजल्ट क्या होगा? जब आप बाहर से गुड्स मंगवा रहे हो तो यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनका तो फायदा होगा, बट यहाँ के प्रोड्यूसर्स का नुकसान होगा। बट अगर हम देखेंगे तो सिंपली ये जो गेन हमारे कंज्यूमर्स को हो रहा है, इस गेन से कहीं ना कहीं जो लॉस है वो कम दिखेगा, एंड ये जो गेन होगा ना ये आउटवे कर देगा लॉसेस को, दैट इज लॉसेस के इम्पैक्ट को कम कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स गेन करेंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स लूज करेंगे एंड द गेन्स आउटवे द लॉसेस। नेक्स्ट, how much health and educational cess in 2019 has been imposed by the government on all union taxes? देखो 2019 के पहले ये 3% था बेसिकली एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस मिला के, बाद में इसको हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस कर दिया गया 4% से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 4%। नेक्स्ट, हु रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज MSP फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो MSP को फिक्स करने वाले थे CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। सिंस 2009 से इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी MSP फिक्स करने की, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और CACP का फुल फॉर्म हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, CACP। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब देखो सबसे पहले इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले समझो कि व्हाट इज एमएसएफ, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। बेसिकली एक ऐसा स्पेशल विंडो है कमर्शियल बैंक के लिए जहां कमर्शियल बैंक बोरो कर सकती है आरबीआई से अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कमर्शियल बैंक बोरो कर सकती है आरबीआई से। और एमएसएफ का यूज सिर्फ होता है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी सच एज एन अक्यूट कैश शॉर्टेज। अगर कैश की शॉर्टेज होती है, दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन में कैश की शॉर्टेज होती है कमर्शियल बैंक्स को, तो वो आरबीआई से बोरो करती है। और ये बोरोइंग किसके थ्रू होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। क्लियर? एमएसएफ रेट जो होता है ना वो जनरली हायर होता है। मतलब ये हायर रेट पे है, रीजन बीइंग ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाता है। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आप यूज कर रहे हो तो नो डाउट आपको जो रेट पे करना होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट सिंपली क्या होता है? जहां पे आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लेंड करती है। क्लियर? सो दैट कमर्शियल बैंक अपनी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है उसको पूरी कर पाए। जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स होती हैं उनको पूरी करने के लिए कई बार कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है जो वो बेसिकली आरबीआई से बोरो करते हैं। तो बेसिकली रेपो रेट जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें होता क्या है ना कि जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो अपनी कुछ सिक्योरिटी सेल करती हैं आरबीआई को, उनसे पैसे उधार लेती हैं और एक अग्रीमेंट करती हैं कि वो इन सिक्योरिटीज़ को वापस परचेज कर लेंगे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में तो होता नहीं है। बट एमएसएफ और रेपो रेट की बात करें तो दोनों ही केसेस में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक पैसे उधार लेती है आरबीआई से। बट क्योंकि एमएसएफ सिचुएशन होती है जहां इमरजेंसी केस होता है तो यहाँ पे जो रेट होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा किससे? इन केस ऑफ रेपो रेट। क्लियर? एंड लास्ट एक पॉइंट दिया है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट बेसिकली शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट होता है जहां आरबीआई बोरो करता है, उधार लेता है कमर्शियल बैंक से। क्लियर? तो सिंपली एमएसएफ और रेपो रेट में हमें समझ में आ गया कि एमएसएफ रेट दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा रेपो रेट से, एंड रेपो रेट ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल बैंक से। और जब आरबीआई बोरो करेगा तो नो डाउट कम रेट पे बोरो करेगा कंपैरेटिवली कमर्शियल बैंक से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, द असेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेजिंग भारत ETF 22 तो ये बेसिकली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का प्रोडक्ट है। तो ये बेसिकली लाइसेंस्ड हुआ है किसके यूज के लिए? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग, बट ऑब्वियसली जो स्मार्ट मीटर्स अब लगे हैं घर में वो लगे हुए हैं मीटर रीडिंग हो सके, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, भारत नेट इज रिलेटेड टू। अब देखो अगर भारत नेट की बात करें तो पहले इसका नाम था NOFN, इसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2011 में। बाद में इसका नाम बदल करके दैट इज इसको रीनेम करके रखा गया भारत नेट और इस प्रोजेक्ट का रीनेम हुआ था 2015 में। क्लियर? ये बेसिकली किस में इन्वॉल्व है? प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू रूरल एरियाज, दैट इज ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देते हैं टू ग्राम पंचायत एंड रूरल एरियाज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd। नेक्स्ट, द 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इन इंडिया इज, इसका करेक्ट आंसर होगा 63। बेसिकली उनको 63rd पोजीशन दी गई इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हम एक और पॉइंट पे डिस्कशन कर लें कि जैसे 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। 2018, 19, 20 का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं जहाँ 18, 19 हो चुका है, 20 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इफ इन केस आप लोगों को ये बाइफर्केशन चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस कवर किए एग्जाम में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम एक कंपैरेटिवली चार्ट बना देंगे जहां हम 17, 18, 19 और 20 में कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से कवर किए, दैट इज कंपनी लॉ से कितने हैं, बिजनेस लॉ से कितने हैं, इनकम टैक्स से कितने हैं, उसका हम एक पूरा चार्ट बना करके उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे सो दैट आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस दैट इज इन्फ्लेशन, फीफो मेथड विल, अब देखो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा, है ना। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी क्या है, प्राइस बढ़ी हुई है,
तो जो हमारी कॉस्ट है नो डाउट वो क्या होगी, वो तो कम होगी, पर मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ गई। तो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गई तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना, क्योंकि कॉस्ट तो हमारा फिक्स है पर सेलिंग प्राइस अचानक से मार्केट में बढ़ गया। और साथ ही साथ देखो, जो पहले आया वो पहले चला गया, तो जो बाद में आया वो अभी भी स्टॉक में होगा। तो वो जो बाद में आ रहा है, जो हमारे एक्चुअल में स्टॉक में है, वो कौन सा आइटम है, जो इन्फ्लेटेड प्राइस पे है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। अब देखो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपने कॉस्ट की क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हमने MCQs ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग की लिंक प्रोवाइड की हुई है। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग पे हम ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे और उसमें ये सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन आपको मिल जाएगा, जहां डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से वो क्लास आप ज़रूर से कर लेना। नेक्स्ट, which of the following will cause difference on trial balance? An invoice omitted from the sales day book। अब देखो, सेल डे बुक में अगर आपने कोई एंट्री पास नहीं की है तो उसका जो टोटल है वो भी आप सेल्स में नहीं दिखाओगे, तो ना डेबिट अफेक्ट होगा ना क्रेडिट अफेक्ट होगा। एन इनवॉइस ऑफ 1500 एंटर्ड इन द सेल डे बुक एज 15,000। तो ठीक है, आपने सेल्स 1500 की हुई थी, दिखाई कितने की, 15,000 की, तो उसी के बेसिस पे हम एंट्री भी करेंगे डेटेड टू सेल्स, तो यहाँ पे भी ना डेबिट अफेक्ट होगा ना क्रेडिट अफेक्ट होगा। नेक्स्ट, एन इनवॉइस ऑफ 5,000 एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक बट नॉट इंक्लूडेड इन द मंथली टोटल। अब देखो, कह रहा है कि एक इनवॉइस हमने 5,000 की सेल्स डे बुक में तो डाली, मतलब हमारा सेल्स बढ़ करके दिख रहा है, बट हमने उसको मंथली टोटल में इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब हमारा डेबिट घट करके दिखेगा। अ क्रेडिट नोट एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। तो बेसिकली क्रेडिट नोट किसके लिए होता है, कि जब हमने गुड्स किसी कस्टमर को सेल किया और उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया, तो उसके लिए क्रेडिट नोट होता है। तो नो डाउट इसकी एंट्री कहाँ जानी चाहिए, सेल्स रिटर्न बुक में। पर अगर उसको सेल डे बुक में डाल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर सेल डे बुक अफेक्ट हुई है तो वो टोटलिटी में भी अफेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3rd, क्योंकि 3rd में हमने गलती क्या की है कि हमने सेल्स डे बुक्स तो बढ़ा दिया बट उसको मंथली टोटल में इंक्लूड करना हम भूल गए, तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज IAS हैव बीन डेवलप्ड बाय। बेसिकली देखो, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था IASB के थ्रू, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो कि बेसिकली एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी है। बट ये IASB जो फॉर्म्ड हुई थी वो हुई थी 2001 में, और बाद में इसका रिप्लेसमेंट किया गया बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, दैट इज IASC के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। क्लियर, पहले जो था वो कौन सा था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और बाद में उसको रिप्लेस किया किसने, कमिटी ने। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, how many years financial statements are required to be annexed to the declaration for initiating voluntary liquidation? अगर आप अपने मर्जी से लिक्विडेट करना चाहते हो तो उस केस में कितने साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको अटैच करना होगा, अनेक्स करना होगा। इसका करेक्ट आंसर है प्रीवियस 2 years और द पीरियड सिंस इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज लैटर। चाहे तो 2 साल का, चाहे इनकॉर्पोरेशन से लेकर के आज तक का, जो भी बाद में अकर करेगा उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब देखो, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में PL अकाउंट के बाद हम लोग बेसिकली PL एप्रो बनाते हैं, और PL एप्रो में हम वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं जो बेसिकली पार्टनर से रिलेटेड होती है, जो हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दिखाते हैं, एज वेल एज पार्टनर सैलरी भी दिखाते हैं। बट क्या रेंट पेड टू पार्टनर्स दिखाते हैं, नहीं। अगर हमने रेंट पे किया है पार्टनर्स को तो वो बेसिकली एप्रोप्रिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बचेगा तो रेंट देंगे, बल्कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि फर्म को ये देना ही होगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म आप एक ऐसे प्लेस पे रन कर रहे हो जो प्लेस किसी पार्टनर से रिलेटेड है, और उस पार्टनर को आपको रेंट पे करना है, तो सिंपली वो फर्म को पे करना ही होगा, फिर भले ही फर्म के पास प्रॉफिट हो या ना हो। दैट इज वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम कहाँ चार्ज करते हैं, इन PL अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3rd। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेबल बाय फर्म एट द रेट। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 2 ही चीज़ पॉसिबल है, पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम कितने पे देंगे, 12% पे, और दूसरा जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1st। नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप। अब देखो, रिजर्व कैपिटल बेसिकली एक ऐसा कैपिटल है जो कि पार्ट होता है किसका, सब्सक्राइब्ड
अनकॉल्ड कैपिटल का। सब्सक्राइब्ड होगा बट वो किस तरह का कैपिटल है, अनकॉल्ड कैपिटल, और ये कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कंपनी तभी मांग सकती है जब कंपनी लिक्विडेशन फेज में हो। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, इन द इवेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी बीइंग वुंड अप, जब कंपनी वुंड अप हो, दैट इज लिक्विडेट हो, बंद होने वाली हो, तो उस केस में रिजर्व कैपिटल वो डिमांड कर सकती है। नेक्स्ट, स्टॉक स्प्लिट इज द प्रोसेस ऑफ, स्टॉक को स्प्लिट करना मतलब होता है तोड़ना। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर होगा 4, रिड्यूसिंग फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय डिवाइडिंग वन शेयर्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स। सिंपली हमने बताया कि स्टॉक को तोड़ना, और अगर हम स्टॉक को तोड़ रहे हैं तो नो डाउट हम क्या कर रहे हैं कि एक ही शेयर का 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, रॉयल्टीज रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो रॉयल्टीज से रेवेन्यू जनरेट होगा, बेसिकली रॉयल्टीज मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स द चार्ज फॉर द यूज ऑफ पेटेंट्स, नो हाउ, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स। मतलब जब आप किसी के पेटेंट को, नो हाउ को, ट्रेडमार्क्स को या कॉपीराइट को यूज करते हो तो उसके बदले जो चार्ज आप पे करते हो ना, तो उसको कहते हैं रॉयल्टीज। क्लियर? अब रॉयल्टी से जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है, हम हमेशा उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस एज वेल एज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेलेवेंट अग्रीमेंट। मतलब जैसा अग्रीमेंट बना है उसकी टर्म्स को ध्यान देते हुए हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ऑन एन अक्रूवल बेसिस एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रेलेवेंट अग्रीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इज एप्लीकेबल ओनली टू। अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 की बात करें तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट्स को। तो देखते हैं, प्रोविजन फॉर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फॉर फिक्स्ड असेट की बात ही नहीं होती, कंटिंजेंट असेट की बात होती है। प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज एंड चार्जेस, प्रोविजन फॉर वैल्यू एडजस्टमेंट फॉर करंट असेट, अगेन करंट असेट की बात नहीं करते, हम कंटिंजेंट असेट की बात करते हैं। एंड फर्नीचर, अगेन फिक्स्ड असेट की बात नहीं करते, कंटिंजेंट असेट की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज एंड चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन की भी बात किया है और कंटिंजेंट लायबिलिटीज की भी। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमने पूरी डिटेल लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं जहां हमने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू उसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, एज वेल एज ऑलमोस्ट 100 MCQs भी अपलोड किए हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो क्लासेस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, तो वहाँ से वो टॉपिक आप ज़रूर कवर कर लेना। नेक्स्ट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज, देखो इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के पहले का जो प्रॉफिट होता है वो नो डाउट कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में, और रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रॉफिट होता है वो जाता है नेट प्रॉफिट में। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, विच इज अ कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू द बाईसाइकिल इंडस्ट्री। अब देखो, बाईसाइकिल इंडस्ट्री की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे सिंपली जो कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है वो किसके हिसाब से होता है? पर बाईसाइकिल के हिसाब से। जितनी बाईसाइकिल उन्होंने सेल की उसी के बेसिस पे तो वो कॉस्टिंग करते हैं, है ना? तो करेक्ट आंसर होगा 2, पर बाईसाइकिल। अब हर एक बाईसाइकिल को बनाने में बेसिकली उनका वेरिएबल कॉस्ट भी लगता है और फिक्स कॉस्ट भी लगता है। एंड जब हम यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं तो वो ये रेफर करता है कि कितना कॉस्ट इनकर किया गया बाय अ कंपनी टू प्रोड्यूस एंड सेल 1 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज एक पर्टिकुलर बाईसाइकिल को बनाने में और बेचने में कितना उनका कॉस्ट आया है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो हमेशा किस में कैलकुलेट होगी? पर बाईसाइकिल में। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, स्टोर्स लेजर इज अ, अब देखो ये भी हमने अपनी MCQs ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिस्कस किया था, और स्टोर लेजर हम सब ने ऑलरेडी अपने BCom लेवल पे बनाया हुआ है, जहां हम पहले डेट मेंशन करते हैं, फिर मेंशन करते हैं रिसीट, फिर मेंशन करते हैं इशू, और फिर मेंशन करते हैं बैलेंस। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इस तरीके से जो आप प्रेजेंटेशन करते हो आइदर इन फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड, ये सब किसको शो करता है? स्टोर्स लेजर को। तो स्टोर लेजर बेसिकली क्वांटिटी भी बताता है एज वेल एज जो मटेरियल इशू हुआ है, रिसीट हुआ है, जो बैलेंस बचा उसका रेट भी बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, इशूड एंड बैलेंस, कि क्वांटिटी भी होगी एज वेल एज वैल्यू भी मेंशन होगी। नेक्स्ट, काइजन कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू अ प्रोडक्ट दैट इज, अब देखो अगर काइजन कॉस्टिंग की बात करें तो बेसिकली काइजन कॉस्टिंग तब
अप्लाई होता है जब एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन फेज में होता है। क्लियर? तो प्रोडक्शन फेज में कौन सी कॉस्टिंग मेथड लगेगी? काइजन कॉस्टिंग। बट काइजन कॉस्टिंग के पहले या प्रोडक्शन फेज के पहले क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ना। तो डेवलपमेंट फेज पे बेसिकली किस तरह की कॉस्टिंग अप्लाई होती है? टारगेट कॉस्टिंग। ये दोनों लर्न रखना कि अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो प्रोडक्शन फेज पे काइजन कॉस्टिंग अप्लाई होती है एंड डेवलपमेंट फेज पे टारगेट कॉस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, वो प्रोडक्ट जो अंडर प्रोडक्शन है उस पर कौन सी कॉस्टिंग अप्लाई होती है? काइजन कॉस्टिंग। नेक्स्ट, कैलकुलेट EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब देखो एनुअल कंजम्पशन दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, परचेज प्राइस पर यूनिट दिया और कैरिंग कॉस्ट दिया है। तो कैरिंग कॉस्ट नो डाउट किस पे निकालते हैं? परचेज प्राइस पे। फॉर्मूला होपफुली सबको याद होगा EOQ का, इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय A दैट इज एनुअल कंजम्पशन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट। तो अब मेरे पास एनुअल कंजम्पशन तो दिया है 24,000 यूनिट्स का, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 10 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? 100 रुपीज़ का 5% दैट इज़ 5। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 309.8386, जिसको हम राउंड ऑफ करके कितना ले लेंगे? 310 यूनिट्स। दैट इज़, इसका क्या मतलब है कि अगर पूरे साल की कंजम्पशन हमारी 24,000 यूनिट्स की है तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम से कम आए तो उस केस में हमें हर बार जो ऑर्डर करना होगा वो कितने यूनिट्स का करना होगा? 310 यूनिट्स का। तो करेक्ट आंसर होगा 1। बाकी EOQ के बारे में भी हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया अपनी MCQs की क्लास में, जो कि हमने बताया कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वो क्लास अब ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, अ वर्कर इज अलाउड 60 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब बट ही कंप्लीट्स इन 50 आवर्स। हाउ मच वेजेस विल ही गेट अंडर द HALSE प्लान? अगेन ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और कॉस्टिंग पे हमने डिस्कशन किया हुआ अपनी MCQs ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास पे, जहाँ हमने बताया था कि बोनस प्लान दो सबसे बेस्ट होते हैं, एक HALSE और एक रोवन। और HALSE और रोवन बेसिकली ये दो ऐसे प्लान हैं जहाँ पे टाइम के बेसिस पे पेमेंट किया जाता है कि आपकी वजह से कितना टाइम सेव हुआ। क्लियर? 60 घंटे का काम अगर उन्होंने 50 आवर्स में किया है तो नो डाउट 10 आवर्स की सेविंग हुई है। अब HALSE प्लान के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो ये देख लो, टाइम टेकन मल्टीप्लाई वेज रेट पर आवर प्लस बोनस से कितना देते हैं? 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई वेज रेट पर आवर। टाइम कितना लिया गया? 50 आवर्स। वेज रेट कितना है? देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। बेसिकली यहाँ पे मेंशन करना था ₹12 पर आवर कि 1 घंटे का 12 रुपये पे करेंगे। क्लियर? 50% ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम कितना सेव्ड हुआ है? 60 घंटे का काम अगर 50 घंटे में किया तो 10 आवर्स सेव्ड हुए, तो 10 आवर्स का 50% कितना हो जाएगा? 5 आवर्स मल्टीप्लाई 12 दैट इज वेज रेट पर आवर। इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 660। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एन आइडियल टाइम वेरियंस। अब देखो आइडियल टाइम वेरियंस मतलब जब हमारे वर्कर्स खाली बैठे हों, वो कोई काम ना कर पा रहे हो, और काम ना कर पाने का रीज़न क्या होगा कि जो मशीन है उसमें कोई ब्रेकडाउन हो, या फिर हो सकता है कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए बेसिकली क्या होता है कि वो खाली बैठते हैं, और क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं होती है इसीलिए कंपनी को उनको पेमेंट करना होता है। तो देख लेते हमारे पास ऑप्शन दिया है, वेज रेट इंक्रीज, मशीन ब्रेकडाउन, इलनेस और इंजरी टू वर्कर और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ये लास्ट 3 केसेस तो आइडल टाइम वेरिएंस का रीजन है, बट वेज रेट इंक्रीज होना ये कोई आइडल टाइम वेरिएंस नहीं है। अगर वेज रेट इंक्रीज हुआ है तो इसकी वजह से अगर लोग खाली बैठे हैं तो इसको हम आइडल टाइम वेरिएंस में का रीजन नहीं मानते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। Next, a budget which is prepared in a manner so as to give the budgeted cost for any level of activity is known as no doubt flexible budget। क्योंकि flexible budget that is flexi budget इतना flexible होता है कि वो 60% पे आप कैलकुलेट करोगे तो 70%, 80%, 90% हर एक लेवल पे आप ये बता सकते हो कि आपकी बजटेड कॉस्ट कितनी आएगी। तो करेक्ट आंसर होगा 4। अब देखो 2020 के क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस कॉस्ट अकाउंटिंग से आए हैं, और इसीलिए हमने MCQs अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो वो क्लास आप ज़रूर से कवर कर लेना। साथ ही साथ हम बहुत जल्दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज़ HRM के नोट्स और MCQs अपलोड करेंगे। तो क्योंकि वो नया सब्जेक्ट है आपके लिए, उस पर भी हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे और वो क्लास भी आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, in process costing, if an abnormal
loss arises, the process account is generally, देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में कह रहा है कि अगर अबनॉर्मल लॉस अराइज हुआ तो उस केस में क्या होगा, debited with the scrap value of the abnormal loss unit, debited with the full production cost of the abnormal loss unit, credited with the scrap value of this abnormal loss unit और credited with the full production cost of the normal loss unit। हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, अगर abnormal loss होता है तो उसको कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं बाय abnormal loss, और इस abnormal loss को कभी भी हम क्या स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, स्क्रैप वैल्यू से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब हम abnormal loss अकाउंट बनाते हैं, बल्कि प्रोसेस अकाउंट में हम क्या करते हैं कि abnormal loss को पूरे प्रोडक्शन कॉस्ट में शो कर देते हैं, है ना, और बाद में जब abnormal loss अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से ट्रांसफर करके स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट, इफ सेल्स इज 1 लाख इन 2018, 4 लाख इन 2019, लॉस गिवन है 2018 का और प्रॉफिट गिवन है, पीवी रेशियो विल बी, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं पीवी रेशियो दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पे, तो अब यहाँ पे हम सीधे सीधे बता रहे हैं कि व्हाट इज पीवी रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 50,000 से हम गए हैं 10,000 पे, तो 50,000 माइनस 10,000 पर क्या यह माइनस होगा, नहीं, यहाँ ये 50,000 प्रॉफिट और 10,000 क्या है लॉस, तो ब्रैकेट में हम माइनस 10,000 लिख दिए हैं, डिवाइडेड बाय 4 लाख माइनस 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख। अब देखो होता क्या है, चेंज इन प्रॉफिट, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख ये आएगा। सिंपली इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.20 और 20%, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20%। कॉस्ट अकाउंटिंग हम बार बार बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग देख लो आपका 2020 एग्जाम है तो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉस्ट अकाउंटिंग से उन्होंने कवर किया है, आगे के एग्जाम में भी वो कॉस्ट अकाउंटिंग से कवरेज करेंगे, तो उसकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ पीवी रेशियो कैन बी डन बाय, अगर हमें पीवी रेशियो सुधारना है तो नो डाउट पीवी रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। लेट्स से अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 100 है और सेल्स 1000 है तो ये कितना आएगा 10%। अगर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करके 200 कर दिया और सेल्स एज इट इज़ रहा तो कितना हो जाएगा 20%। अगर मान लो कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट इज़ है और हमने अपनी सेल्स इंक्रीज कर दी तो कितना हो जाएगा 9.09%। तो सिंपली चाहे तो आप अपना कंट्रीब्यूशन इंप्रूव करो, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, पर देखो हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला है, बोला है सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने के लिए, सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट। अब देखो फिक्स कॉस्ट से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिक्स कॉस्ट का और पीवी रेशियो का कोई भी रिलेशन नहीं है, पीवी रेशियो बेसिकली कंट्रीब्यूशन और सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बाकी 3 ऑप्शन देखते हैं, देख लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 1 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 40 पैसा और जो सेल्स वॉल्यूम है वो है 100। क्लियर, अगर मान लो हम 100 यूनिट्स बना रहे हैं तो सेल्स कितनी हो जाएगी 100 इंटू 1 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 40, 100 इंटू 0.40, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 60%। क्लियर, क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑप्शन दिया है कि इंक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दें तो नो डाउट पर यूनिट की तो बात नहीं कर रहा है, अगर मान लो हम यहाँ वेरिएबल कॉस्ट को 50 कर दें तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 50 और इससे हमारा पीवी रेशियो इंप्रूव होने की जगह डिक्रीज हो जाएगा, तो नो डाउट सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन चेक करो कि अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ा दें, पहले 100 यूनिट बना रहे थे, लेट्स से अब 120 यूनिट बना रहे हैं, तो 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा 120 सेल्स, और अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 120 इंटू 0.40 कितना हो जाएगा 48, क्योंकि सिंपली देखो होता क्या है ना कि जब आप सेल्स वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो नो डाउट आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। माइनस करके देखते हैं, ये आ रहा है 72, अब 72 डिवाइडेड बाय 120, अगेन देखो कितना आ रहा है बेटा 60% ही आ रहा है, तो पीवी रेशियो इंप्रूव नहीं हुआ बल्कि कांस्टेंट है। लास्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस अभी 1 रुपये है, मान लेते हैं कि बढ़ करके 1.20 हो गई, बट क्या इसके बढ़ने से हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मतलब मटेरियल लेबर की कॉस्ट, तो उस पर तो कोई चेंज आएगा नहीं, और सेल्स वॉल्यूम मान लेते हैं कि अभी भी 100 है, तो 100 इंटू 120 कितना हो जाएगा 120 और 100 इंटू 0.40 कितना हो जाएगा 40, तो अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80 डिवाइडेड बाय 120 करोगे ना तो 66.67% आएगा,
मतलब पहले पीवी रेशियो 60% था और अब कितना हो गया 66.67%। तो अगर हमें पीवी रेशियो इंप्रूव करना है तो हमें अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ानी होगी। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, बजट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल्स इज नोन एज, इसका करेक्ट आंसर होगा कैपिटल बजट। और इन सारे बजट पे हमने डिस्कशन किया है, जहां हमने अपना डिस्कशन किया एमसीक्यूज ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग पे, वहां हमने डिस्कस किया है बेसिकली कैपिटल बजट होता है कैपिटल असेट्स के लिए, तो नो डाउट उनका फोकस किस पे होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल्स पे। नेक्स्ट, द 2 ways टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर आर, बेसिकली अगर आपको इन्वेस्टमेंट सेंटर से कितना फाइनेंशियल रिटर्न मिला है उसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2 ही पॉइंट है। पहला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रेसिडुअल इनकम। क्लियर? इन दोनों के बेसिस पे आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट, which of the following organization should not be advised to use service costing? Distribution service, hospital, maintenance division of a manufacturing company, लाइट इंजीनियरिंग कंपनी। अब देखो जो लाइट इंजीनियरिंग कंपनी है, क्या हम उसको सर्विस कॉस्टिंग की सलाह देंगे? नहीं। सर्विस कॉस्टिंग की सलाह बाकी सबको आप दे सकते हो जो सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस हो गए, बट लाइट इंजीनियरिंग कंपनी को हम कभी भी सर्विस कॉस्टिंग की सलाह या एडवाइस नहीं देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4। बेसिकली सर्विस कॉस्टिंग हम उन कंपनीज को सजेस्ट करते हैं या उन ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट करते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व हैं, ना कि गुड्स प्रोड्यूस करने में। क्लियर? तो देखो यहाँ पे भी मेंटेनेंस डिवीजन की बात हुई थी और मेंटेनेंस डिवीजन बेसिकली क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इन तीनों केसेस में तो हम सर्विस कॉस्टिंग एडवाइस करेंगे, बट लाइट इंजीनियरिंग कंपनी में कभी भी हम सर्विस कॉस्टिंग एडवाइस नहीं करेंगे। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, इफ अ कर्व इज मोर पीक्ड देन द नॉर्मल कर्व इट इज कॉल्ड, अब देखो इसका करेक्ट आंसर है 3rd, लेप्टोकोर्टिक। अब देखो हम इस पे ये डिस्कशन कर लें कि बेसिकली अगर हम लोग कोर्टोसिस की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के कोर्टोसिस होते हैं। पहला है मेसोकोर्टिक, सेकेंड है लेप्टोकोर्टिक और थर्ड है प्लेकोर्टिक। बेसिकली अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों का हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। देखो इन तीनों का हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं कि मेसोकोर्टिक कर्व की बात करें तो वो कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, लेप्टोकोर्टिक कर्व इस तरीके से बनता है और प्लेकोर्टिक कर्व इस तरीके से बनता है। देखो अगर मेसोकोर्टिक की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा मॉडरेट होगा ब्रेथ में, और इसका जो कर्व है वो किस तरीके का बन रहा है, विद मीडियम पीक्ड हाइट, मीडियम पीक्ड हाइट। बट अगर लेप्टोकोर्टिक की बात करें तो इसका शार्पली पीक्ड है विथ हैवी टेल्स, कि इनकी जो टेल्स है वो क्या है, हैवी है, बट ये शार्पली पीक्ड बनते हैं। बेसिकली ज़्यादा वैल्यूज इनकी कहाँ होगी, टेल्स में। क्लियर? और प्लेकोर्टिक का जो ग्राफ है ना वो इस तरीके से बनता है। तो प्लेकोर्टिक का जो ग्राफ है उसमें कर्व किस तरह का बन रहा है, फ्लैट पीक, क्योंकि इसमें फ्यूअर वैल्यूज अलोकेटेड होती हैं टेल्स में। क्लियर? तो देखो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इफ ए कर्व इज मोर पिक्ड देन द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व भी इस तरीके से बनता है ना, है ना, और नॉर्मल कर्व से भी ज्यादा पीक्ड कौन सा कर्व होगा, लेप्टोकोर्टिक, दैट इज 3। बेसिकली जो लेप्टोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिव कोर्टोसिस के साथ होता है और ये ज्यादा होता है किससे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो कोर्टोसिस है वो किसके इक्वल होता है, 3 के। क्लियर? और अगर हमारा कोर्टोसिस 3 से भी ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेप्टोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd, लेप्टोकोर्टिक। नेक्स्ट, 2 dice are thrown and the side of both dice facing up are observed. Which of the following events are mutually exclusive events? अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो सिंपली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब क्या होता है कि जब 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, इसका मतलब वो डिसजॉइंट होते हैं। क्लियर? दैट इज इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, कि वो कभी भी एक सेम टाइम पे दोनों साथ में अकर नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर से समझ लो कि व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब जहां 2 इवेंट कभी भी साथ में अकर नहीं कर सकते, दैट इज एट द सेम टाइम दोनों अकर ना करें। क्लियर? जैसे इन केस मान लो हम सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं,
तो चाहे तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, क्या दोनों साथ आ सकता है? नहीं। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखते हैं, फर्स्ट है बोथ डाइज आर द सेम नंबर, बोथ डाइज आर द इवन नंबर। ये तो पॉसिबल है कि दोनों डाइज में 2 2 हो और दोनों ही इवन है, दैट इज ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर ए अकर करता तो बी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अकर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, वन ऑफ द डाइज शोज अ 2, लेट्स से कि ये 2 शो कर रहा है, एंड द सम इज ग्रेटर देन 8। इफ इन केस मान लेते इसमें 6 भी आएगा तो क्या ये ग्रेटर देन 8 पॉसिबल है? नहीं। और 6 से लेस कुछ भी ले लो, 5 4 3 2 1, कभी भी तुम्हारा सम 8 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब अगर ए अकर करेगा तो बी अकर नहीं करेगा और बी अकर करेगा तो ए अकर नहीं करेगा। तब सेकेंड ऑप्शन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बाकी भी चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ बोथ डाइज इज इवन, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डाइज इज ऑड। अब लेट्स से क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो सम है दोनों डाइज का वो क्या है? इवन है। लेट्स से इस पे 1 है इस पे 3 है, तो इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा? 4, दैट इज इवन। और जो दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 को, तो वो कितना आएगा? 3। तो जो ऑड है इसका मतलब ये दोनों साथ में आकर कर रहा है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डाइस इज इवन। जो प्रोडक्ट है दोनों डाइस का वो क्या चाहिए? इवन, एंड द सम ऑफ बोथ डाइस इज ऑड। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे 3 आया है और यहाँ 2 आया है, तो इन दोनों का जो समेशन है बेटा वो कितना आ रहा है? 5, दैट इज ऑड। और अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 6, दैट इज इवन। तो अगर देखा जाए 1 3 एंड 4 तीनों में ही ए भी अकर कर सकता है, बी भी अकर कर सकता है एट द सेम टाइम, बट ऑप्शन 2 में अगर ए अकर करेगा तो बी नहीं करेगा और बी करेगा तो ए नहीं करेगा। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ही यही होता है कि दोनों की दोनों सिचुएशन या दोनों इवेंट एट द सेम टाइम अकर ना करे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, गिवन दैट द इक्वेशन फॉर अ लाइन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो बेसिकली जो लाइन इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ लाइन को, एंड ए किसको डिनोट करता है? इंटरसेप्ट को। तो बेसिकली एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है वो इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ y इज इक्वल टू 18 माइनस 10x दिया, इसका मतलब आप y की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, x हमेशा क्या है? नेगेटिव। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि y और x में किस तरह का रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। तो देखो फर्स्ट में हमारे पास डायरेक्ट दिया है, तो फर्स्ट और सेकंड तो है नहीं, बट थर्ड और फोर्थ में देखो लिखा है कि y2x क्या है? इनवर्स रिलेशन। और y2x का मतलब क्या कि सिंपली जब y डिपेंड कर रहा है x पे। अब इस इक्वेशन में देखो आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो उससे फाइंड आउट कर पाओगे y। क्लियर? तो y2x का सबसे पहला रिलेशनशिप हो गया इनवर्स। अब दूसरा रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि लेट्स से हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1, तो y कितना आ जाएगा? 8। सेकेंड, अगर मान लो हम रखते हैं 2, तो y कितना आ जाएगा? -2। ऐसे करके जब आप वैल्यूज पुट करोगे x और y की, और इससे जब आप प्लॉटेड डायग्राम बनाओगे ना, तो उस केस में आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है विद द हेल्प ऑफ x एंड y वैल्यूज। तो इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो x और y का कैसा रिलेशन होगा? लीनियर रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, इनवर्स एज वेल एज लीनियर रिलेशनशिप। और इस पे आप लोग एक दो वैल्यू रख करके, जैसे x को पहले 0 लेना, फिर x1 लेना, x2 लेना, इस तरीके से कुछ वैल्यूज लेकर के y की वैल्यू फाइंड आउट करके ज़रूर से आप प्लॉट करके देखना ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बेसिकली ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे, जहां हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशंस पे डिस्कशन करेंगे और उसके बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देख लेते हैं, ऑप्शन दिया द ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द आउटकम्स डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल। अब देखो क्वेश्चन में हमसे ये चीज़ पूछा है कि इसमें से कौन सी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रायल्स हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपली जैसे यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, एक लेते हैं होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज सक्सेस, और एक लेते हैं फेलियर। तो सक्सेस और फेलियर कभी भी आपस में डिपेंडेंट सिचुएशन नहीं होती है स्टैटिस्टिकली। क्लियर? और बाकी अगर 3 आप देखोगे ना, तो वो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हैं किसके? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स आएंगे, जो प्रोबेबिलिटी आउटकम्स की डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ऐसा नहीं कि हर ट्रायल पे आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, और 2 पॉसिबल आउटकम्स ही आ सकते हैं हर ट्रायल के, एक सक्सेस और एक फेलियर। सक्सेस को डिनोट करेंगे P से और फेलियर को डिनोट करेंगे Q से। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट,
Which approach to probability would be used to calculate the probability of India winning a match against Australia? ऑप्शन दिया है क्लासिकल अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच और क्लस्टर अप्रोच। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच, क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच की बात करें तो इसमें बेसिकली हमें रेशियो पता चलता है किसका, एक सिंगुलर इवेंट का। और यहाँ पे सिंगुलर इवेंट क्या है, इंडिया विनिंग अ मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो सिंगुलर इवेंट, कौन से इवेंट पे बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे। एंड दूसरा, ये रेशियो किसका बताता है, सिंगुलर इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि उसका टोटल नंबर ऑफ क्या आउटकम्स है, कितनी बार जीते हैं, ये भी हमें कौन कैलकुलेट करके बता सकता है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच। तो बेसिकली रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच एक रेशियो बताता है सिंगुलर इवेंट में और उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में। तो यहाँ यही है कि एक पर्टिकुलर मैच की बात करें, दैट इज सिंगुलर इवेंट, और ये मैच किस किस के बीच में हो रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इसका क्या आउटकम है, जीतने का रेशियो है, क्या हारने का रेशियो है, वो भी हमें किसके थ्रू पता चलेगा, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच के। तो करेक्ट आंसर होगा 3, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच। अब देखो स्टार्ट्स पे ना हमने कुछ चैप्टर्स अपने इस चैनल पे अपलोड किए हैं, बट उसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप चेक करोगे, आपको कई सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। अभी सेकेंड चैनल पे हम स्टैटिस्टिक्स के और कई सारे चैप्टर्स अपलोड करेंगे बहुत जल्द, तो आप वो चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वुड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू बी अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें, अब अगर इस पॉइंट पे बात करें तो हमने जब DU 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 28 पे हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया था इस टॉपिक पे। हम उसके अकॉर्डिंग आंसर बता दे रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा 4। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो आप DU 2019 का हमारा डिस्कशन सेशन देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Next, under statistical dependence, if we sum up all the probabilities of the joint events in which a certain event A occurs, the result is। अब देखो इसको समझने के पहले हम लोग 3 तरह की प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब अकर करती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। एंड यहाँ बेसिकली ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, दैट इज यहाँ किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है जिसपे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिपेंड करे। क्लियर, इट इज नॉट कंडीशनड ऑन अनदर इवेंट, ये किसी दूसरे इवेंट पे कंडीशनड या डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे इफ इन केस मान लो हमने कार्ड की बात की और हमने कहा कार्ड ड्रॉन इज रेड, तो क्या ये किसी पे डिपेंडेंट है, नहीं। सीधे सीधे रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 26 डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि हम सबको पता है कि हाफ कार्ड क्या होता है, रेड, और हाफ होता है ब्लैक, है ना। तो क्या इस रेड आने की प्रोबेबिलिटी किसी पे डिपेंडेंट है, नहीं। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो याद रखना कि व्हाट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, जहां पे जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अकर करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती, विदाउट एनी कंडीशन ये अकर करता है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जिसको बेसिकली हम लोग डिनोट ही करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ देखो क्या होगा, जब भी हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोग 2 और मोर इवेंट्स की बात करेंगे। क्लियर, दैट इज 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट की जब इंटरेक्शन होती है उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब इसमें भी एग्जाम्पल लो, अगेन कार्ड का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लेते हैं हमें कार्ड ड्रॉ करना है जो कि 4 भी हो एंड रेड भी हो। तो देखो यहाँ पे 2 इवेंट्स की बात किया है, 4 प्लस रेड, तो 4 बेसिकली कितना होगा, 4 होता है 52 कार्ड्स में, 2 ब्लैक 2 रेड, तो 2/52। क्लियर, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब जहां हम 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट की बात करते हैं और उसका कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो 4 एज वेल एज रेड, ये क्या हो गया, 2 इवेंट्स, और इसको हमने डिनोट भी किया P A इंटरसेक्शन B से। नाउ लास्ट वन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं A/B से। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, जहां पे इवेंट ए अकर तो करेगा बट उसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन होगी। जैसे अगर ए अकर कर रहा है तो गिवन दैट इवेंट बी अकर्स,
ए तब अकर करेगा जब बी भी अकर करे। जैसे इसका पहले एग्जांपल लो कि लेट्स से हमें मान लेते हैं हमें कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली रेड कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कि उसमें से कितने कार्ड 4 होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले रेड कार्ड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो रेड कार्ड कितना होगा 26 डिवाइडेड बाई 52 है ना। रेड कार्ड ओवरऑल कितना होता है 26 और 26 में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 26। तो यहाँ देखो हमने कंडीशन लगा दी, हमने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि 4 कितना आएगा रेड कार्ड का, हमने बोला अगर हम रेड कार्ड ही ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले हमें पहली कंडीशन कंप्लीट करनी थी रेड कार्ड की और फिर हमें चेक करना था 4 को। क्लियर? तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा P A डिवाइडेड बाई P। क्लियर? अब देखो इन तीनों का जो रिलेशनशिप है जॉइंट प्रोबेबिलिटी का, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी A बाई B। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर? तो ये देखो ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हो गया जॉइंट प्रोबेबिलिटी और ये हो गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो ये इन तीनों का बेसिकली रिलेशनशिप था। क्लियर? तो अब याद रहेगा कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बात करें तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर 2 इवेंट या 2 से ज़्यादा इवेंट की साथ में बात करें तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम एक इवेंट को दूसरे इवेंट पे डिपेंड करा रहे हैं दैट इज उसकी कंडीशन लगा रहे हैं तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है अंडर स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंस वी सम अप ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ जॉइंट इवेंट्स इन विच अ सर्टेन इवेंट ए अकर्स। हम किस एक पर्टिकुलर इवेंट की बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, तो नो डाउट हम किसकी बात करें बेटा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 2 मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन में देखो बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें आती हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1। अगर हम लोग बात करें मीडियन, मीन और मोड की तो ये क्या है सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर? दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन, मीडियन, मोड। नेक्स्ट, while computing a weighted index the current period quantities are used in the। अब देखो करंट पीरियड क्वांटिटीज मतलब Q1 की बात कर रहा है तो फॉर्मूला देख लेते हैं। लास्प्रेस मेथड का फॉर्मूला होपफुली याद होगा, समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ हम जो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं वो क्या करंट पीरियड से रिलेटेड है, नहीं, वो लास्ट पीरियड या बेस पीरियड से रिलेटेड है। पैशेज मेथड देखते हैं। पैशेज मेथड का फॉर्मूला है P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ देखो जो हमने वेट लिया है वो वेट क्या है, वो है करंट पीरियड क्वांटिटीज। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि वेट हम कब करंट पीरियड क्वांटिटीज लेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 4 पैशेज मेथड। अब मार्शल एडजवर्थ मेथड की बात करें क्योंकि एग्जाम में इससे भी रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 और जो हमने इसमें बेस लिया था वो क्या था Q0 प्लस Q1 एज वेल एज Q0 प्लस Q1 क्योंकि वेट हमेशा हम सेम लेते हैं। तो यहाँ देखो बेस ईयर भी लिया है और करंट ईयर भी लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4 पैशेज मेथड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब देखो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि बेसिकली एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जहां हम डेटा को ले सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, दैट इज वर्ड द डेटा कैन टेक इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, जहां पे डेटा में हम इनफाइनाइट वैल्यूज को कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है जेंडर ऑफ द कस्टमर वाइल सेलिंग एन ऑटोमोबाइल। अब जेंडर क्या होगा, आइदर मेल या फीमेल, तो यहाँ पे कुछ भी इनफाइनाइट होगा ही नहीं। नंबर ऑफ रिटर्न्स कंटेनिंग एरर इन एन ऑडिट ऑफ 100 टैक्स रिटर्न। अब 100 यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिया तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट की बात नहीं होगी। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एब्सेंट फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट ड्यूरिंग वर्किंग डेज। तो यहाँ देखो ये चीज मेंशन कर दिया है कि हम किसकी बात करें, फर्स्ट शिफ्ट की ड्यूरिंग वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज तो फिक्स होगा, जितना भी वर्किंग डेज होगा 20 और 25, तो यहाँ पे भी इन्फिनाइट की बात नहीं हो रही है। बट थर्ड ऑप्शन देखो, टाइम बिटवीन कस्टमर अराइवल्स इन अ बैंक। अगर हम लोग इसकी बात करें कि बैंक में जो कस्टमर अराइवल्स होते हैं वो तो बेसिकली इन्फिनाइट है ना, बहुत ज़्यादा नंबर में वो विजिट करते हैं। और ये किस तरह का फिर वेरिएबल हो गया, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि बेसिकली अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की बात की तो हमने पहले ही बताया कि इन्फिनाइट नंबर होते हैं ऑफ पॉसिबल टाइम्स दैट कैन बी टेकन, मतलब कुछ ऐसा जो कॉन्टिन्यूसली होता रहता है
सिंस देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल टाइम्स दैट कैन बी टेकन, कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि ये सिचुएशन अकर करेगी इन्फिनाइट टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पूछा था और बेसिकली कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना 0 to 10, 10 to 20, जहाँ बेसिकली कंटिन्यूटी होती है। तो थर्ड ये ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे बेसिकली हम लोग किसकी बात करें? इन्फिनाइट वैल्यूज की, जहाँ पे बेसिकली डेटा कंटेन कर सकता है इन्फिनाइट वैल्यूज। क्लियर? नेक्स्ट, the proportion of total variation in the dependent variable that is explained by the independent variable is measured by, बट ऑफिस इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं आर स्क्वायर से। बेसिकली आर स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यही मेजर करता है कि हाउ वेल द वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल एक्सप्लेन्स द वेरिएशन ऑफ द अदर्स, कि कैसे एक वेरिएबल का वेरिएशन दूसरे वेरिएबल के वेरिएशन को एक्सप्लेन कर सकता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो हमारा टोटल वेरिएशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलके बनता है। तो टोटल वेरिएबल में जो डिपेंडेंट पोर्शन है वो एक्सप्लेन किया जाए विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कहाँ होता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। Next, the difference between expected payoff under perfect information and expected payoff under optimal action is called, अब देखो ये DU 2017 का ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है और 2017 का भी हम बहुत जल्दी पेपर अपलोड करने वाले हैं, वहाँ ऑलरेडी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है डिटेल में, तो वहाँ से आप ये पॉइंट ज़रूर कवर कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन, इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट ₹5 विल बी। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस को तो P से डिनोट किया है, बट जो हमारी क्वांटिटी है उसको उसने डिनोट किया X से, तो हम भी X ही लेकर के चलेंगे। यहाँ देखो हम सॉल्व करें कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, सिंपली हम लोग फॉर्मूला क्या लेते हैं? चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि X से डिनोट किया था, डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? DX डिवाइडेड बाय DP मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 5 और ओरिजिनल क्वांटिटी हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सप्लाई फंक्शन गिवन है। तो यहाँ अगर हम 5P की जगह 5 रख दें तो सिंपली इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी? 115। तो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, अगर हमें DX डिवाइडेड बाई DP निकालना है तो हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दें। डिफरेंशिएशन करने के लिए सिंपली क्या करेंगे? बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, यह आ जाएगा DX डिवाइडेड बाई DP इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8P। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 8P। ओरिजिनल प्राइस कितना गिवन है? 5 और ओरिजिनल क्वांटिटी हमने कितना निकाला? 115। अब देखो डिफरेंशिएशन, अगर आपको प्रॉब्लम होगी डिफरेंशिएशन में तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की क्लास चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि इसकी बेसिक क्लास की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसकी बेसिक क्लास ड्राफ्ट कर देंगे। अब देखो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करें 8P मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 115। P की वैल्यू हम सबको पता है, P की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 40। क्लियर? तो 40 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 115। तो जैसे ही हम 200 डिवाइडेड बाय 115 करेंगे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा और आंसर कितना होगा? 1.7391, जिसको हम कह सकते हैं 1.74। तो देखो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 2, यही इसका करेक्ट आंसर है 1.74। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन X Y Z एंड W। अब देखो मैट्रिसेस हैं और मैट्रिसेस में अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर होगा? 1 के, ये किसके बराबर होगा? -2 के, एंड सो ऑन। तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है 2x - 3y इज इक्वल टू 1। अब देखो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं कि x + 4y ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 6 के। क्लियर? अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा? 12। बस अब देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा? -11y इज इक्वल टू -11। तो y कितना आ गया? 1, है ना? अब देखो ये y इज इक्वल टू 1 किस किस ऑप्शन में? सेकंड और थर्ड। तो नो डाउट आंसर आइदर सेकंड होगा या थर्ड होगा।
अब हम लोग क्या करते हैं, देखो x की वैल्यू तो सेम है तो x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं, y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी वैल्यू, z की। तो z इस इक्वेशन में है और इस इक्वेशन में है, तो z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 एंड 3z प्लस 4w इज इक्वल टू 29। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो ये हो जाएगा 4z, ये हो जाएगा 4w और ये कितना हो जाएगा -8। बस अगेन इन दोनों को माइनस कर दें। अब ये देखो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये -4w है और ये +4w है, तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 7z इज इक्वल टू 21 और z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। अब देखो ये सिर्फ इस ऑप्शन में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर नो डाउट क्या होगा 3, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वैसे इसका एक डिटेल सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ये ऑलरेडी ड्यू 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि हमने जब 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो वहाँ पे ये डिटेल डिस्कशन किया था और इसका पूरा एक डिटेल सोल्यूशन हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4-1। नेक्स्ट, अ सम ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड फॉर 10 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली विल रिजल्ट टू रुपीज। अब देखो सिंपली यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P 1 + R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर T, है ना, जहाँ R दिया हुआ है 10%, टाइम दिया है 10 years और सम दिया है दैट इज प्रिंसिपल दिया है 10,000। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले पे सिर्फ वैल्यूज़ का एप्लीकेशन करना है, 10% डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 10। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.1 टू द पावर 10 और इसको हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 ऐसे करके 10 टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.59374। क्लियर, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 25,937। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25,937 जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया है, तो ये चारों ऑप्शन ही रॉन्ग है। एक्चुअली में इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 25,937। नेक्स्ट, अ लीनियर डिमांड फंक्शन प्रोवाइड्स दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज निल एट ₹50, डिमांड इज 100 यूनिट्स इफ प्राइस इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास डिमांड और प्राइस कितना दिया है, डिमांड 0 दिया है जब प्राइस 50 है और डिमांड 100 दिया है जब प्राइस 0 है। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P ₹25 विल बी। देखो सिंपली यहाँ पे 50 से 0 हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि 100% फॉल हुआ है और यहाँ 0 से 100 हो गया दैट इज 100% राइज हुआ। तो सिंपली अगर प्राइस में 100% फॉल होगा तो डिमांड हमारी 100% से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 1 है, क्योंकि 1 मतलब क्या कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही हमारा डिमांड में भी चेंज हो। जैसे अगर प्राइस 10% से फॉल हो रही है तो डिमांड भी 10% से इंक्रीज करे। क्लियर, तो किसी भी लेवल पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3rd 1। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, करस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो सिंपली क्योंकि हमारे पास MR दिया हुआ है बेटा जो कि है 2 - 6x, तो MR मतलब क्या, MR की हेल्प से हम TR निकाल सकते हैं और TR क्या होता है समेशन ऑफ MR। तो अब मेरे पास MR की एक वैल्यू दी हुई है तो हम ये मान लेते हैं कि आगे की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर, तो अब TR निकालने के लिए सीधे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 2 - 6x का प्लस कांस्टेंट वैल्यू। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन पे वैल्यू आएगी 2x माइनस 6x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस k। अब देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिक्स क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हमने पहले बताया कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो उसके बेसिक्स क्वेश्चंस एंड बेसिक फॉर्मूलाज हम अपलोड कर देंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 3x² प्लस k। क्लियर, आप देखो सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मानेंगे कि अगर हमारा x 0 है दैट इज प्रोडक्शन 0 है तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा 0 और k दैट इज कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी 0। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि TR इज इक्वल टू 2x माइनस 3x², क्योंकि k को हमने क्या लिया है 0, k बेसिकली क्या है कांस्टेंट है, और TR इज इक्वल टू क्या होता है बेटा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं x। क्लियर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी x मेंशन है, तो अब TR की वैल्यू है 2x माइनस 3x² इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय x। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारा प्राइस किसके बराबर है 2x माइनस 3x² डिवाइडेड बाय x के। क्लियर, अब देखो
फाइनली हमारे पास जो p की वैल्यू बची वो कितनी बची, 2 माइनस 3x बची। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x। और हम कह सकते हैं x कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इधर ले आओ और p इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस p डिवाइडेड बाई 3। फाइनली मेरे पास जो वैल्यू बची वो ये है कि अगर हमें x यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस p बाई 3। और अगर हमें रेवेन्यू निकालना है तो सिंपली कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3x। तो देखो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। यही दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 माइनस p डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। नेक्स्ट, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स विल बी रुपीज। अब देखो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है विद द हेल्प ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो हम सबको पता है कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स। एवरेज कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और एक्स को हमने क्या लिया है, यूनिट लिया है। फिलहाल हमें पता है कि वो 10 यूनिट्स है, बट स्टिल अभी हम क्या मान रहे हैं कि जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं, लेट्स से कि वो एक्स यूनिट्स हैं। तो टीसी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 36 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो कि हमने यूनिट्स ली है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करने पे ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स, एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना, 36। क्लियर। अब देखो x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 10 यूनिट्स, कि अगर हम 10 यूनिट्स बनाएं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 प्लस 36। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 186। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, हमारे पास ए दिया हुआ है और इनवर्स पूछा है मैट्रिक्स का। तो अब देखो इनवर्स का हम यहाँ पे तुम लोग को फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, हमने पहले भी बताया कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पे हमने पूरा लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो क्लास ज़रूर कवर कर लो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एज वेल एज जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, CUCET के लिए, तीनों ही यूनिवर्सिटी के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मानो मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया है वो है ABCD। क्लियर। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई दिस, दैट इज AD माइनस BC, ब्रैकेट में D ये एज इट इज रहेगा, फिर माइनस C, B को हम क्या ले लेंगे, माइनस B, और A को एज इट इज रखेंगे। तो देखो जहां से शुरुआत किया था वो कहाँ आ जाएगा, अंत में आ जाएगा। बेसिकली हम D से शुरू करेंगे और A पे खत्म करेंगे, बट इसको रिवर्स कर दिया, इन्वर्स कर दिया, वो ठीक है। बट जो बीच की वैल्यूज हैं B और C, उसको हम कहाँ क्या रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। क्लियर। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे अब हम इसकी वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या रखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय AD that is 4 into 3 minus 2 BC that is minus 2 1, तो minus 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर। ब्रैकेट में हम क्या रखेंगे, सबसे पहले D रखेंगे जो कि 3 है, उसको एज इट इज रखना है, फिर नीचे रखेंगे माइनस C। अब देखो C कितना है, 1, तो माइनस C कितना हो जाएगा, माइनस 1। देन हम यहाँ पे रखेंगे माइनस B। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, B का माइनस B कर देते हैं, तो B क्या है, माइनस 2, ऑलरेडी है माइनस 2, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और A को हम एज इट इज रखेंगे 4। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, पहले इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 2, और ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब क्या करते हैं ना कि इस वैल्यू से, क्योंकि ये मैट्रिक्स से बाहर है, तो सबको इससे डिवाइड करेंगे। देखो ये कितनी वैल्यू आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय 14, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 14 इसके साथ, देन 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय 14, देन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14, देन 4 डिवाइडेड बाय 14। क्लियर। पर देखो ऑप्शन में ये मेरे पास नहीं दिया है, ये दिया है 1/7, तो हम डिडक्ट कर देंगे। तो देखो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन दिया है वो है 3/14, 1/7, माइनस 1/14 एंड 2/7। तो देखो ये 2/7 आ जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा 3। बाकी क्वेश्चन नंबर 70 का एक डिटेल आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अ बिल ऑफ 1000 ड्यू आफ्टर 3 months इज डिस्काउंटेड एट द रेट 12% पर एनम। द बैंक विल गिवन रुपीज। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ना, चारों ऑप्शंस रॉन्ग है, क्योंकि 98 नहीं, 980, 970, 990 और 950 होगा। बेसिकली एग्जाम में भी यही आंसर दिया हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको करेक्ट करा दिया है। तो देखो अगर 1000 रुपये है, उस पे उन्होंने डिस्काउंट किया 12% और 3 महीने के बाद वो पैसा मिलना था जो उन्होंने आज दिया है,
तो देख लेते हैं, इस पे आएगा हमारा 30 रुपीज़, दैट इज़ डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है 30, और 1000 रुपीज़ का बिल था, उसमें से अगर वो 30 डिडक्ट करें तो वो हमें कितना रिटर्न करेंगे 970, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 970। नेक्स्ट, इफ अ डिमांड फंक्शन हैज यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल लेवल्स एंड करस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन विल बी, अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज ईडी इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो इस केस में जितना आपका प्राइस चेंज होगा, लेट्स से प्राइस चेंज हो रहा है 10% से, तो डिमांड भी चेंज होगा कितने से 10% से, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई p, दैट इज 2। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट 12% पर एनम, देन करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट विल बी, अब देखो इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन 2018 में भी आया था जो हमने डिस्कस किया था। अब इफेक्टिव रेट के लिए ना एक फॉर्मूला देख लो जिससे बहुत ही सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इफेक्टिव रेट के कैलकुलेशन के लिए सिंपली जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, लेट्स से m ब्रैकेट क्लोज टू द पावर m माइनस 1। अब i क्या है, i तो नो डाउट इंटरेस्ट रेट है, जो भी इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा, एंड m क्या है, m इज इक्वल टू टाइम्स पर ईयर। जैसे इन केस मानो क्वेश्चन में सेमी एनुअली बोला है तो टाइम पर ईयर कितना हो गया 2, सेमी एनुअली 6 महीने की बात करें, अगर क्वार्टरली होता तो टाइम पर ईयर क्या हो जाता 4, क्योंकि क्वार्टर कितने आते हैं 4 क्वार्टर आते हैं, क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बस इस फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना है। अब देखो 12% है तो सीधे इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 12%, दैट इज 0.12 डिवाइडेड बाय टाइम पर ईयर, सेमी एनुअली है दैट इज 6 मंथ्स की बात कर रहा है, और पूरे साल में 12 मंथ्स होता है, तो सिंपली 6 मंथ्स कितनी बार आएगा 2 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो सबसे पहले इसको कट कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.06, क्लियर। तो जो हमारे पास ब्रैकेट में बचा है वो कितना बचा है 1.06 टू द पावर 2 माइनस 1। पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1.1236 माइनस 1 करेंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा 0.1236। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 12.36 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 4, क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, मतलब करेक्ट पूछ रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्ट्रैटेजी टू कैप्चर larger market share. To a greater extent, entrepreneurship promotes concentration of economic power. Entrepreneurship does not promote capital formation, और entrepreneurship encourages balanced regional growth। पहला 3 तो गलत है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4, क्योंकि बेसिकली अगर entrepreneurship की बात करें तो ये एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ और रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। बेसिकली ये जो रीजन वाइज दैट इज एक रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको ख़त्म करने में पूरी हेल्प करता है, क्योंकि बेसिकली ये बैकवर्ड एरियाज़ में और लेस डेवलप्ड एरियाज़ में भी अपनी इंडस्ट्रीज़ ये लोग सेट करते हैं। एंड इंडस्ट्रीज़ की और बिजनेस की जो ग्रोथ है उन एरियाज़ में, जो बैकवर्ड एरियाज़ और अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक बेनिफिट्स होता है, जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन बनेगा, हेल्थ में फ़ायदा होगा, एजुकेशन में फ़ायदा होगा, एंटरटेनमेंट में फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप रीजनल बैलेंस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उसको एनकरेज करते हैं। और एनकरेज करने का सिंपल एक तरीका यही है कि रीजन वाइज जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने का क्या तरीका है कि उनके एरियाज़ में भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो, एजुकेशन प्रोवाइड करो। जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर कैसे करते हैं, सिंपली इंडस्ट्रीज सेट करके, जैसे उन्होंने इंडस्ट्रीज डाली बैकवर्ड एरियाज़ में या लेस डेवलप्ड एरियाज़ में तो तुरंत वहाँ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट, व्हेन वाज स्टार्टअप एक्शन प्लान लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। बेसिकली स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2016 में, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2016। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एन LLP, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, येस इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट डज नॉट हैव अ लीगल एंटिटी, ये गलत है क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अंडर LLPs एक्ट 2008, इनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, और जैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है ना, इसकी अपनी लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है इनके पार्टनर्स से। परपीचुअल सेसेशन होता है, करेक्ट, क्योंकि कोई भी पार्टनर आए कोई भी पार्टनर जाए LLP बंद नहीं होता। एंड इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म टू रन कॉर्पोरेट बिजनेस, ये करेक्ट, कंपनी का ऑल्टरनेट आपको पास ऑप्शन है LLP। अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते तो आप LLP का रजिस्ट्रेशन करा लो। बेसिकली जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप था उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था,
एंड अगर कंपनी की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, तो इन दोनों के बीच का एक सोल्यूशन लाया गया LLP। बट LLP का क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इसलिए इसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, कि इट डज नॉट हैव लीगल एंटिटी, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, we have moved to knowledge economy over the last few decades. Who among the following visualize the emergence of knowledge worker? इसका करेक्ट आंसर है A, पीटर ड्रकर। नेक्स्ट, as suggested by Robert Scatz, the lower level managers need to prioritize different type of skills in this order. बेसिकली जो लोअर लेवल मैनेजर्स है वो वर्क करते हैं, वही ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं जैसा उनको गाइड किया जाता है मिडिल लेवल मैनेजर के थ्रू। तो उनमें किस तरह की स्किल्स इन्वॉल्व होनी चाहिए? उनमें होनी चाहिए टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। और यह ऑर्डर है कि पहला टेक्निकल स्किल, देन ह्यूमन स्किल, देन कंसेप्चुअल स्किल। बेसिकली जो टेक्निकल स्किल है ये नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसमें आप इन्वॉल्व हो या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप इन्वॉल्व हो। क्लियर? देन ह्यूमन स्किल होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों के साथ काम कर सको, दैट इज एक टीम वर्क। और कंसेप्चुअल स्किल ये बेसिकली यूज होती है या कह लो हेविली यूज होती है एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे, जो बेसिकली वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं, उस लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ना कि लोअर लेवल पे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, टेक्निकल स्किल, देन ह्यूमन स्किल, देन कंसेप्चुअल स्किल। नेक्स्ट, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस फंक्शन? फाइनेंस बिजनेस फंक्शन है, मार्केटिंग भी बिजनेस फंक्शन है, एज वेल एज प्रोडक्शन भी। बट क्या ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस फंक्शन है? नहीं, ये कोई बिजनेस फंक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कैरेक्टराइज्ड एज अ क्वालिटी ऑफ कैरिज्मेटिक लीडर? पर्सनल रिस्क टेकिंग, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेंसिटिविटी टू फॉलो नीड्स, विजन एंड आर्टिकुलेशन। बट कन्वेंशनल बिहेवियर ये लीस्ट कैरेक्टराइज्ड क्वालिटी है। रीजन बीइंग, कन्वेंशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ऐसा ओपिनियन जो कि बेसिकली ऑर्डिनरी हो एंड नॉर्मल हो, एंड हम लीडर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऑर्डिनरी या नॉर्मल ओपिनियन रखे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, filtering is considered as a dash to effective communication, feedback, barrier, strength and comprehension। फिल्टरिंग की बात करें तो बेसिकली हम इसको क्या मानते हैं? बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, बैरियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? The principle of unity of command leads to a thinking that a subordinate should have one superior। Unity of command में तो यही चीज़ है कि हर एक subordinate के लिए सिर्फ एक ही बॉस होगा, that is one superior होगा। Next, a simple organizational structure has a low degree of departmentalization and narrow span of control। अच्छा। Next, divisional structure groups employees into यूनिट्स बाय प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर और जियोग्राफिक मार्केट एरिया। जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो इसी के बेसिस पे होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन करते हैं और उसी के बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड लास्ट, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स। ये भी सही है कि जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करते हैं, और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपना रखते हैं, यहाँ क्या होगा कि बेसिकली डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा एंड नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा। मतलब कि कुछ सिंगल मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स होंगे फ्यू सबॉर्डिनेट्स को चेक करने के लिए। क्लियर? तो क्या ऐसा होता है? नहीं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है एंड वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, Robert Kaplan and David Norton developed balanced scorecard to measure strategic organizational performance. Which one of the following is not the part of scorecard? तो देखो, अगर हम लोग बात करें स्कोर कार्ड की, दैट इज बैलेंस्ड बिजनेस स्कोर कार्ड की, तो उसमें 4 पर्सपेक्टिव थे। पहला था फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, नेक्स्ट था कस्टमर पर्सपेक्टिव, दैट इज कि कौन सा नया प्रोडक्ट सेल करेंगे, किस तरीके से उसको हम मार्केट में सेल करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, एंड लास्ट था इनोवेटिव एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। क्लियर? तो बेसिकली ये 4 पर्सपेक्टिव थे
एज पर बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो नो डाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कल्चर है, प्रोडक्ट है, बट क्या कहीं पे भी वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं। वर्क लाइफ जैसे हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात हम बैलेंस स्कोर कार्ड में नहीं बात करेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड में हम हर उस चीज़ की बात करेंगे जहां हम बैलेंस मेंटेन करते हैं और उस बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली 4। नेक्स्ट, as per section 22 of the Companies Act 2013 for execution of a bill of exchange, अगर हमें बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट करना है एज पर सेक्शन 22 तो सिंपली अ कंपनी मे और मे नॉट हैव कॉमन सील विद ऑथराइजेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड वन डायरेक्टर। वो बहुत ही ईजिली बिल ऑफ एक्सचेंज को एग्जीक्यूट कर सकती है, चाहे तो अपने कॉमन सील के थ्रू, और अगर कॉमन सील नहीं है तो सिंपली वो कंपनी सेक्रेटरी एंड एक डायरेक्टर से ऑथराइजेशन करा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी फिक्स नहीं होती। दैट इज मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट, द फीस पेबल टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू कंपनी डिफर्स अकॉर्डिंग टू द, देखो ऑथराइज कैपिटल पे सब कुछ बेस्ड है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अगर हमें रजिस्ट्रार को फीस पे करना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, हमारी ओल्ड कंपनी थी और अब हमें नया कंपनी, एक न्यू कंपनी अब हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो इन दोनों के रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी हमने फीस पे की होगी ना, वो कंप्लीटली किस पे बेस्ड होती है? ऑथराइज कैपिटल पे। आप ये नहीं कह सकते कि ओल्ड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने 20,000 पे किया था लेट्स से, तो न्यू कंपनी के टाइम भी हम 20,000 पे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ किस पे बेस्ड होता है? आपके ऑथराइज कैपिटल पे। आप जितना ऑथराइज कैपिटल डिसाइड करोगे उसके बेसिस पे आपकी फीस लगेगी। एंड व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी इशू कर सकती है अपने लाइफ टाइम में। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मे कमेंस इट्स बिजनेस एक्टिविटी। अब देखो, अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और शेयर कैपिटल है, दैट इज गारंटी कंपनी नहीं है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, बट कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। आपके बिजनेस सर्टिफिकेट में जो कमेंसमेंट डेट दी होगी ना, उस डेट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। क्लियर? तो बेसिकली इसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा टू कमेंस बिजनेस, कहाँ से मिलेगा ये सर्टिफिकेट? फ्रॉम द कंसर्न्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो उसी डेट से, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला है, उसी टाइम से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, द ऑफर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट स्टैंड्स लैप्स्ड। मतलब कब हम उसको खत्म नहीं मानते हैं? जब बाय कम्युनिकेटिंग द रिवोकेशन, अगर आप खुद बोल करके उसको कैंसिल कर दे रहे हो। बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर मान लो वो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए 2 महीना था और 2 मंथ्स एक्सपायर हो गया है। बाय फेलियर टू एक्सेप्ट, हम उसको एक्सेप्ट ही करना भूल गए या छोड़ दिया हमने उसका एक्सेप्टेंस। और बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर, बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, कि अगर हम ऑफर एक्सेप्ट कर लें तो वो लैप्स्ड नहीं माना जाएगा, वो खत्म नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन मे नॉट बी। अब देखो, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है तो बस वहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए। अब वो कंसिडरेशन एडुकेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इफ इन केस मान लो मेरी 1000 की वॉच है और वो हमने किसी को सेल किए 100 रुपीज़ पे, तो भी चलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एडुकेट कंसिडरेशन हो। क्लियर? नो डाउट इस तरह की सिचुएशन में हमें ये तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारी कंसेंट फ्री नहीं है, हम कभी भी अपना सामान सस्ते पे नहीं सेल करते, तो वो बात का मैटर है। बट फिलहाल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या कंसिडरेशन एडुकेट होना ज़रूरी है? नहीं। क्लियर? तो कंसिडरेशन मे नॉट बी एडुकेट, अगर एडुकेट नहीं भी होता है तो भी चलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज वॉइड इफ हैविंग अ माइनर एज। अगर बेनिफिशियरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर को एज बेनिफिशियरी रखा जा सकता है। ऑफरी भी वो हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है, बट क्या ऑफरर हो सकता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, ऑफरर। नेक्स्ट,
Penalty under Information and Technology Act 2000 amounting to up to INR 1 crore is not levied if any individual or group attempts to, इसका करेक्ट आंसर है 4, विथ परमिशन सिक्योर असेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। अगर आपने प्रॉपर परमिशन ले करके असेस किया है कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को, तब उस केस में आप पे पेनाल्टी नहीं लगेगी। बट अगर आपने कोई वायरस इंट्रोड्यूस किया है या कॉज किया है टू इंट्रोड्यूस अ वायरस या बिना परमिशन के सिस्टम यूज़ किया है, तो उस केस में आप पे पेनाल्टी लगेगी। नेक्स्ट, द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एजेंसी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट इंक्लूड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट नीड नॉट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, एजेंसी फॉर क्रिमिनल एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या एजेंसी फॉर क्रिमिनल एक्ट कहीं पे भी डिस्क्राइब किया गया है या कहीं पे भी इंक्लूड किया गया है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। और बेसिकली जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एजेंसी, उसमें ये 3 चीज़ तो इंक्लूडेड है, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिफाइंस, देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में बेसिकली डिफाइन किया गया है असेस को। असेस का जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। अच्छा, बाकी भी देख लो। एड्रेस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में। एंड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में। ये भी साथ साथ लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, Finance Bill 2020 proposed to reduce the rate of DDT, that is dividend distribution tax, जो बेसिकली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होता है, विच इज़ एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी फ्रॉम 15% टू 0%। अब फिलहाल अगर हम लोग DDT की बात करें या CDT की बात करें तो वो कितना परसेंट है? 0%, दैट इज निल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, 0%। नेक्स्ट, for the assessment year 2021, dividend paid by an Indian company outside India is deemed to be, अब इंडियन कंपनी है, अगर वो डिविडेंड पे कर रही है तो उस केस में, पर वो पेमेंट कहाँ करी है? इंडिया के बाहर। तो जब इंडिया के बाहर पे कर रही है तो जो पर्सन इंडिया के बाहर स्टे कर रहा है उसके हाथ में वो इनकम जनरेट हो रही है, तो हम क्या मानेंगे कि ये अक्रू हो रहा है आउटसाइड इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, द पेरेंट इन हुज इन हैंड्स the income of minor child is clubbed can claim an exemption of, simply इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1500। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ ईच माइनर चाइल्ड, कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम है उसमें अप टू 1500 तक आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, ये कितने साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ओनली फॉर 4 years। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। Next, for the assessment year 2021, the deduction under section 80G in respect of donation to National Children's Fund is, अगर हमने नेशनल चिल्ड्रन फंड में इन्वेस्ट किया है तो पूरा 100% का हमें डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइदर 2 और 4, क्योंकि इसमें 100% है, बट 2 में देखो लिखा है 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड विदाउट एनी लिमिट ऑन द डोनेटेड अमाउंट, एंड 4 में लिखा है कि ऑफ द अमाउंट डोनेटेड सब्जेक्ट टू सम लिमिट्स ऑन द डोनेटेड अमाउंट। अब देखो नेशनल चिल्ड्रंस फंड में डोनेट करने के लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड विदाउट एनी लिमिट ऑन द डोनेटेड अमाउंट।